एक एक लेयर करके आपके ऑरा को ब्रेक करता रहेगा, धीरे धीरे ब्रेक करके आपके ऑरा को पूरा ब्रेक कर देगा। उसके बाद वो पोजेशन होता है, इस तरह से नहीं होता पोजेशन। और जब आपका ऑरा ब्रेक होगा तो आप वीक फील करोगे, आपकी एनर्जी वीक हो जाएगी। वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हमारे साथ डॉक्टर मधु कोटिया हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज है ऑकल्ट साइंसेज का एंड टैरो कार्ड रीडिंग का मोर देन 25 इयर्स। इनका पहला टैरो कार्ड रीडिंग इंस्टीट्यूट था और ऑकल्ट साइंसेज का इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया। अब हम बात करेंगे मैम से कि मैम बेसिकली ऑकल्ट साइंसेज होता क्या है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है विद इन ऑकल्ट साइंसेज एंड वैदिक साइंस। ऑकल्ट साइंस बेसिकली उसको बोलते हैं जो हिडन नॉलेज है, जो सीक्रेट प्रैक्टिसेस हैं हमारी। इन प्रैक्टिसेस को और जो नॉलेज जो ओपनली आपको नहीं मिल रहा है, जो पैरानॉर्मल नॉलेज है, जो एनर्जी नॉलेज है, उसको हम ऑकल्ट साइंस बोलते हैं। कोई भी चीज़ जो पैरा साइंस में आती है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो तंत्रा हो, वो हीलिंग हो, एनर्जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, ऑरा रीडिंग भी उसमें आती है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑकल्ट साइंसेस में आती है। मैम बेसिकली जैसे हम ऑकल्ट साइंसेस की बात करते हैं, जनरली हम इसको हमेशा डार्कर तरफ से रिलेट करते हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ वाइट इमेज एज एन वैदिक से हम रिलेट करते हैं। तो ये रीज़न क्या है, लोगों को समझ में नहीं आता है। एक्चुअली लोगों को क्लैरिटी नहीं है। जब हम ऑकल्ट साइंस कहते हैं तो ये बहुत वास्ट है। हम लोग बहुत सारी पावर्स के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं हिडन नॉलेज, सीक्रेट प्रैक्टिसेस के बारे में, लेकिन सारी प्रैक्टिसेस डार्क तो नहीं हो सकती। आप जब कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, डिविनेशन प्रैक्टिस, कोई भी एनर्जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपका इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपका इंटेंशन डार्क है तो ये डार्क प्रैक्टिस है। अगर आपका इंटेंशन जो है वो अच्छा है, आप किसी का भला करना चाहते हैं, तो वाइट प्रैक्टिस है। तो ऑकल्ट साइंस एज ओवरऑल आप उसे ना डार्क कह सकते हो, ना आप उसे वाइट कह सकते हो। एक न्यूट्रल प्रैक्टिस है और उसमें से जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं उनको किस साइड पे जाना है। तो मोर ऑफ अगर बात करें तो ये भी वाइट प्रैक्टिस का ही एक हिस्सा है, जिसको दैट वाज अननोन फॉर इयर्स टू पीपल। ये एक मैजिकल रास्ता है, ये एक पावरफुल रास्ता है। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ वाइट प्रैक्टिसेस का हिस्सा है, ये एक पेगनिज्म का हिस्सा है। पुराने ज़माने में जो लोग थे उनकी ये साइंस हुआ करती थी, पैरा साइंस ही साइंस होती थी। तो ये उस टाइम का साइंस है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है अगर आप कहें कि सिर्फ वाइट है। ये सिर्फ वाइट नहीं है, ये न्यूट्रल है। ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में हैं, किस तरह के प्रैक्टिशनर से बात कर रहे हैं, कौन लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ रास्ते वाइट हैं और कुछ रास्ते जो है वो डार्कर साइड पे जाते हैं। मैम कई बार हम सुनते हैं कि किसी को वशीकरण कर लिया, स्पेल बाउंड कर लिया अपना काम कराने के लिए, इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं विद रिलेटेड टू ऑकल्ट साइंसेस। तो ये क्या है और किस लिए किया जाता है, सारी चीजें हमें बताइए। देखिए, मैजिक प्रैक्टिशनर्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत लोग डिफरेंट तरह के मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो ये आप कह रहे हैं किसी को बस में कर लिया, स्पेल बाउंड कर दिया, तो ये थोड़ा डार्कर साइड की प्रैक्टिसेस होती हैं। ये ब्लैक मैजिक में आता है और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिससे कि अफेक्ट होता है। लेकिन जब हम वशीकरण की बात करते हैं तो वशीकरण ऐसा नहीं होता कि एक दूसरा इंसान जो है वो आपके इतने कंट्रोल में आ जाएगा कि वो रोबो बन जाएगा। आप उसे बोलोगे तो वो बैठेगा, आप उसे बोलोगे तो वो उठेगा। ऐसे नहीं होता वशीकरण। वशीकरण जो होता है वो एक तरह से दूसरे इंसान पे डोमिनेंस का स्पेल होता है, जिसमें कि वो इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आता है। वो आप जो बोलते हो उसे ध्यान से सुनता है और ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपकी मान लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपकी 100% बातें मानेगा। कुछ बातें जो उसके बिल्कुल ही उसके मन के खिलाफ होंगी वो बिल्कुल बोलेगा कि उसे नहीं करनी है। और ऐसा कोई वशीकरण नहीं होता जिसमें कि इंसान पूरी तरह से कंट्रोल में चला जाए। मैम हमने कई इंसिडेंसेस सुने हुए हैं जिसमें हमने सुना हुआ है कि कई लोग एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और पहली बार ही मिल रहे होते हैं और इतना मेस्मराइज हो जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अपनी दान में देकर या किसी भी तरह से चीज़ें अपनी देकर छोड़ देते हैं। और जब थोड़ी देर बाद होश में आते हैं तो उनको लगता है कि मैंने तो अपना सब कुछ जो मेरे जेब में था, पैसा था या कुछ भी था, अंगूठी थी, वो सब सामने वाले आदमी को दे दिया। क्या ऐसा होता है, सच में हो सकता है?
देखिए, ये एक तरह की सिद्धि होती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये एक तरह की सिद्धि होती है मेस्मराइज़ेशन की, जिसमें कि आप जब एक इंसान की आँखों में देखते हो तो वो आपके कंट्रोल में आ जाता है और आप उससे सारा पैसा ले सकते हो या कुछ भी करवा सकते हो। लेकिन ये जो मेस्मराइज़ेशन होती है, ये बहुत टाइम बाउंड होती है। मतलब 1 घंटा, 2 घंटा जो भी टाइम है, उसके बाद में आपको होश आ जाता है और आपको याद आ जाता है कि आपके साथ क्या हो गया। तो ये बहुत छोटा सा टाइम बाउंड होता है, इसको भी लोग वशीकरण बोल लेते हैं, बट ये एग्जैक्टली वशीकरण नहीं होता। मैम, हम बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं और जब स्पेसिफिकली अगर हम हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो देखते हैं एक छोटी सी डॉल लेकर उसमें कील लगा दी, उसमें धागा लगा दिया एंड फिर वो इंसान उसी तरह से कंट्रोल्ड है, उसको कष्ट हो रहा है। और ये सब चीज़ें क्या एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं? देखिए, जैसा मूवीज में दिखाते हैं एग्जैक्टली वैसा तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये जो डॉल के साथ में जो मैजिक किया जाता है, इसको हम वुडू बोलते हैं। ये वुडू प्रैक्टिसेस होती हैं और हुडू प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जिसमें कि डॉल बनाई जाती है और डॉल के ऊपर स्पेल किया जाता है और उसका इफेक्ट उस इंसान के ऊपर आता है। लेकिन जैसे दिखाया जाता है कि कील चुबा दी, उसको कील चुभ गई, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आजकल मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता है और थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से जब आप डॉल बना के किसी के ऊपर मैजिक करते हो तो उनको नुकसान होता है। मगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो वुडू प्रैक्टिसेस है या हुडू प्रैक्टिसेस है, ये भी पॉजिटिवली यूज़ की जा सकती हैं और इनको हीलिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। एक इंसान जो हीलिंग के लिए आपके पास नहीं आ पा रहा, आप डिस्टेंस से हीलिंग नहीं कर पा रहे हो, आप उसकी डॉल बना के हील कर सकते हो। ऐसे ही हुडू प्रैक्टिसेस में भी अगर आपको कुछ किसी को ब्लेसिंग्स भेजनी है और वो इंसान बहुत ज़्यादा दूर है और आप डिस्टेंस हीलिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, तो आप हुडू की डॉल बनाकर उसको यूज़ कर सकते हो ब्लेस करने के लिए या कुछ भी पॉजिटिव मैजिक करने के लिए। लेकिन ये क्योंकि हॉरर मूवीज़ में इस तरह से दिखाया जाता है तो लोग इतना डर से गए हैं और लोगों को लगता है, जब भी डॉल देखते हैं तो उनको लगता है ये तो नुकसान करेगा, ये तो काला जादू है। इट इज़ नॉट ऑलवेज काला जादू। मैम, इनफैक्ट जब सड़क पे कई बार हम किसी बच्चे की भी डॉल देखते हैं तो हम डर जाते हैं और वो रास्ता छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, बिकॉज सारी हॉरर मूवीज में ऐसा ही दिखाया जा रहा है। और हमें एक बात समझनी होगी कि अगर आप हॉरर मूवी देखने जा रहे हो तो थोड़ा माइंड ओपन करके जाओ। जो आपको दिखा रहे हैं वो सारी बातें सच नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाई जाती हैं ताकि मूवी इंटरेस्टिंग बन जाए। और एंटरटेनमेंट के लिए वो मूवी बना रहे हैं, नॉलेज के लिए मूवी नहीं बना रहे हैं। मैम, आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा स्पेल क्राफ्ट हो रहा है, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है छोटे छोटे स्पेल क्राफ्ट से कि ये उपाय कर लें तो मनी फ्लो बहना लग जाएगा। 7 डेज का टाइम भी दे देते हैं वो साथ में कि 7 डेज करके देखें, 21 डेज चैलेंज हो गया। तो क्या ये सही तरीके हैं? जैसे छोटे छोटे मैं एक एग्जाम्पल लूंगी, बे लीफ पे लिख दो मनी मैग्नेट, 7 दिन पैसा आने लग जाएगा, ऐसा कुछ होता है? देखिए, ये सारे स्पेल्स हैं, स्पेल क्राफ्टिंग का हिस्सा हैं, विच क्राफ्ट का हिस्सा हैं। और लोग आपको बताते हैं कि आप बे लीफ पे लिख दो, 7 दिन में पैसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी आम इंसान उठ के बे लीफ पे मनी लिख देगा तो पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको स्पेल का पूरा प्रोसेस आना चाहिए, आपको स्पेल के लिए प्रिपेयर करना होता है, आपको फोकस सीखना होता है, आपको इंटेंशन मेंटेन करनी होती है, आपको ग्राउंडिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, इनिशिएशंस होते हैं इसके अंदर जो आपको करने पड़ते हैं, तब जाके आपको स्पेल्स का रिजल्ट आता है। वरना तो कोई भी लिख देगा और सबके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो बेसिकली ये जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये आपको एक टेस्ट दे रहे हैं कि इस तरह से स्पेल क्राफ्टिंग होती है। आप उसको फॉलो करने मत लग जाइए, क्योंकि आप बड़े शौक से फॉलो करेंगे और हो सकता है रिजल्ट ना आए। किसी का रिजल्ट आ भी सकता है, बट 100% श्योरिटी नहीं है रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस नहीं आता है। मैम, क्योंकि हमारे व्यूवर्स इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, तो अगर आप छोटा सा कोई चीज बता सकें, उपाय जिससे लोगों के पास मनी फ्लो बढ़ना शुरू हो जाए। अभी मैंने आपसे कहा कि इस तरह से नहीं होता है कि छोटे छोटे उपायों से चीजें होती रहें, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे सकती हूँ, एक छोटा सा टिप दे सकती हूँ, जिसमें कि आपका मनी फ्लो पे फर्क पड़ेगा। वो आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। आपको नेगेटिव सोचना बंद करना है मनी के बारे में। जैसे हम लोग बोलते रहते हैं ना, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है ये मैनिफेस्ट हो रही है। आप बोल रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, तो वो स्टेटमेंट ऊपर जाके मैनिफेस्ट हो रही है और फिर आपके पास पैसे नहीं है, फिर वो पैसे नहीं आएंगे। आपको वो थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा। आप ये बोल सकते हो कि ये चीज खरीदने के लिए
मेरे पास पैसे थोड़े दिनों में हो जाएंगे, फिर मैं खरीद लूंगा। तो इस तरह से अगर आप बोलते हो तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पैसा आ जाएगा और आप खरीद लोगे। हमारे साथ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मनी को लेकर। एक प्रॉब्लम तो ये है कि हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है। अब जब हमारे दिमाग में यही बैठ गया कि पैसा बुरी चीज़ है तो हम उसे अट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पैसे को प्यार करना सीखिए। पैसा बुरी चीज़ नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। बिना पैसे के ना तो आप खाना खा सकते हैं, ना आप पढ़ाई कर सकते हैं, ना आप जी सकते हैं। तो पैसा अच्छी चीज़ है। यू स्टार्ट लविंग मनी। अगर आप प्यार करेंगे पैसे तभी वो आपके पास आएगा। अगर आप उसे बुरा समझेंगे तो वो कैसे आएगा आपके पास? मैम कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में चौराहे पे हम देखते हैं नींबू मिर्ची का टुकड़ा रहता है, कई बार कील पड़ी रहती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो और हम अवॉइड करते हैं जनरली, इनको हम क्रॉस ना करें, क्योंकि हमें बचपन से सीख रखा है कि इन सब चीज़ों को क्रॉस नहीं करना, डांटना नहीं है। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये विच क्राफ्ट का हिस्सा है या ब्लैक मैजिक का हिस्सा है? क्या है ये चीज़? देखिए, कोई भी एनर्जी वर्क जब हम करते हैं वो विचक्राफ्ट का ही हिस्सा है। ये विचक्राफ्ट एक बहुत ही वास्ट लाइन है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जैसे कि आपने बोला नींबू मिर्ची, ये भी एक तरह से विचक्राफ्ट का ही हिस्सा है, लेकिन ये नेगेटिव विचक्राफ्ट है, यानी कि ब्लैक मैजिक की तरफ से आता है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, अपना उतारा करते हैं और उतारा करके उसको चौराहे पे डाल देते हैं। अब ये उतारे डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल हो सकता है, आपने नजर उतार के फेंक दिया, तो उसका तो साइड इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है अगर उसके ऊपर कोई पाँव रख लेता है या कोई क्रॉस कर जाता है। लेकिन बहुत सारे विद्याएं ऐसी हैं जिसमें कि आप किसी का ब्लैक मैजिक उतार के उसको नींबू में या किसी चीज में इस तरह से प्लेस कर देते हो और उसे क्रॉस रोड पे छोड़ देते हो। तो जब इस तरह की चीज क्रॉस रोड पे होती है और उस पे आपका पांव पड़ता है तो वो पूरी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। वो उसमें आपको पोजेशन भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, किसी भी तरह की चीज हो सकती है। तो इसलिए क्रॉस रोड पे हमें ध्यान रखना चाहिए। बल्कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो भी लोग मेरे से मिलते हैं, मैं उन्हें हमेशा बोलती हूँ कि इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अपने पास से कोई नेगेटिविटी हटाई है, अपनी मुसीबत आप उतार के चौराहे पे क्यों फेंक रहे हो? किसी और के ऊपर क्यों चढ़े वो मुसीबत? आप उसे पानी में बहा दीजिए ना। अगर आप उसे पानी में बहा देंगे तो वो पानी के साथ निकल जाएगी, वहां से वॉश आउट हो जाएगी, किसी के ऊपर नहीं चढ़ेगी। इसलिए क्रॉस रोड पे प्रैक्टिसेस करनी नहीं चाहिए। पर हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर क्रॉस रोड पे ऐसी चीजें पड़ी हैं तो आप पाँव ना रखें, अवॉइड करें। मैम हम बचपन से सुनते आए हैं, जैसे शमशान घाट हो गया या तो कब्रिस्तान हो गया, उसके पास से परफ्यूम लगा के बाल खुले करके क्रॉस नहीं करना चाहिए उन सब जगहों को। तो क्या रियलिटी में इसकी एग्जिस्टेंस है या ओल्ड एजेस से हमें ये डराया जा रहा है? देखिए, जो एनर्जीज की पावर बनती है वो हमारे बिलीफ सिस्टम से ही बनती है। इतना बड़ा बिलीफ सिस्टम है इतने सारे लोगों का कि शमशान में स्पिरिट्स होती हैं। इतना बड़ा बिलीफ है लोगों का कि अगर आप शमशान में से निकलोगे तो परफ्यूम लगा के निकलोगे तो लोग आपके साथ में एनर्जीज आ जाएंगी। तो ये जो बिलीफ है वो इन एनर्जीज को पावर देता है, और ये जो बिलीफ है ये आपके ऑरा को वीक करता है, आपके एनर्जी सिस्टम को वीक करता है। तो जब आप इस थॉट प्रोसेस के साथ वहां से निकलोगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि नेगेटिविटी आपके साथ आ जाए। लेकिन एक इंसान जिसे इस बिलीफ के बारे में पता ही नहीं है, जो इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता और जो इन चीजों से डरता नहीं है, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहीं से भी निकल के जा सकता है। जो डर रहा है, जिसके अंदर फियर है, जिसका ऑरा वीक है, एनर्जी वीक है, उसके ऊपर इस तरह की एनर्जीज का असर होता है। मैम जैसे कि हम बात करें बिलीफ सिस्टम की, तो इन दैट केस अगर हम अपने घर में भी हैं और हमारा बिलीफ सिस्टम वीक है तो घर में रहकर भी किसी को कुछ पोजीशन हो सकता है इन सब चीज़ों का, एंटिटीज का। अगर आपका बिलीफ सिस्टम इस तरह का है और आपको डर है तो आपके ऊपर पोजेशन हो सकता है। लेकिन ये पोजेशन मूवीज की तरह नहीं होता। जैसे आप देखते हैं कि एक स्पिरिट आई, इंसान में घुस गई और वो इंसान दूसरी तरह से बिहेव करने लग गया। पोजेशन ऐसे नहीं होता। पोजेशन के लिए एक स्पिरिट को साल लग जाते हैं। वो एक एक लेयर करके आपके ऑरा को ब्रेक करता रहेगा, धीरे धीरे ब्रेक करके आपके ऑरा को पूरा ब्रेक कर देगा, उसके बाद वो पोजेशन होता है। इस तरह से नहीं होता पोजेशन। और जब आपका ऑरा ब्रेक होगा तो आप वीक फील करोगे, आपकी एनर्जी वीक हो जाएगी, आपसे कुछ काम नहीं होगा, आप लेजी हो जाओगे, बीमार फील करोगे। तो जब आपके साथ इस तरह के सिम्टम होने लगेंगे तो आप ऑब्वियसली किसी से मदद लोगे, और अगर आप मदद ले लेते हो तो आपके ऊपर पोजेशन होगा ही नहीं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी स्पिरिट आपकी बॉडी में आपकी इजाजत के बगैर नहीं घुस सकती है, और अगर वो घुसती है तो वो तभी घुसेगी अगर आपके सारे के सारे प्रोटेक्शन शील्ड्स, जिससे कि हम अपना ऑरा कहते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो अगर आपका पूरा ब्रेक हो रखा है
तभी कोई possess कर सकता है आपको। मैम हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं विचक्राफ्ट के बारे में, तो हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि विचक्राफ्ट होता क्या है, क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और इसके कितनी इफेक्टिव चीज़ें होती हैं? विचक्राफ्ट जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स है। ये पेगनिज्म है जिसमें कि लोग विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस करते थे, और विचक्राफ्ट का मतलब ये नहीं है कि मैजिक ही है सिर्फ। विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस में मेडिटेशन आती है, विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस में एनर्जी बैलेंसिंग आती है, हीलिंग आती है, थेरेपीज आती हैं जिसमें अरोमा थेरेपी आती है, क्रिस्टल थेरेपी आती है, और योगा का भी कुछ पार्ट आता है। बहुत सारी चीज़ें विचक्राफ्ट में आती हैं, और ये बहुत ही ओल्ड रिलीजन है। दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, पीपल लिव लाइक दैट। दिस इज़ बेसिकली गेटिंग कनेक्टेड विद द नेचर। तो विचक्राफ्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली एक बहुत पुराना धर्म है, एक बहुत पुराना रिलीजन है जिसे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आजकल लोगों को थोड़ा सा फैशन में आ गया, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि सब लोग विचक्राफ्ट में जाना चाहते हैं, सब लोग विचक्राफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो भी लोग विचक्राफ्ट करने के लिए आते हैं वो बस मैजिक ही सीखना चाहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि विचक्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। वो अपने आप को स्पिरिचुअली आगे बढ़ा सकते हैं, वो भगवान के रास्ते पे जा सकते हैं विचक्राफ्ट के साथ। लेकिन सब लोग सोचते हैं कि मैजिक करते हैं, स्पेल कास्टिंग करते हैं, हम एक कैंडल जलाएंगे, हम एक कुछ हर्ब जलाएंगे और मैजिक हो जाएगा, और हैरी पॉटर की तरह कुछ अलग से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। विचक्राफ्ट जो है ये एक वे ऑफ लाइफ है। आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, बहुत सारे आपके सिस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें करनी होती हैं, और डिफरेंट तरह के माइंडसेट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के ट्रेडिशंस होते हैं विचक्राफ्ट में। जैसे विचक्राफ्ट जब हम बोलते हैं तो विचक्राफ्ट में डार्क साइड भी है, वाइट साइड भी है, ग्रे साइड भी है। जहाँ की डार्क में पूरा नेगेटिव होता है, ग्रे में कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, और जो वाइट साइड है उसमें पूरा पॉजिटिव लोग करते हैं। तो आजकल विक्का जो है वो लोग फॉलो करते हैं। ये न्यू पैगन रिलीजन है विचक्राफ्ट का, जिसमें कि सिर्फ हीलिंग की जाती है और पॉजिटिव चीज़ें की जाती है। आजकल ज़्यादातर लोग वो फॉलो करते हैं, बट इंडिया में बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि विक्का और विचक्राफ्ट अलग अलग है या सेम है, या फिर विचक्राफ्ट जो होता है वो काला जादू ही होता है या कुछ और होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको बताया उससे थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि विचक्राफ्ट क्या होता है। मैम आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रह चुका है 25 ईयर्स का, तो रिलेटेड टू ऑकल्ट साइंसेस आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस फेस किए होंगे, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहते हो? बिल्कुल, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिनके बारे में एक्चुअली बात करते हुए अभी भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, हमेशा प्रॉब्लम जो है वो पैरानॉर्मल की नहीं होती। तो मैं आपको पहले अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँगी जो काफ़ी पैरानॉर्मल था, जिसमें मैं भी काफ़ी शॉक हो गई थी, और फिर उसके बाद मैं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस बताऊँगी जिसमें कि एक्चुअली पैरानॉर्मल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उन्हें सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो ये काफ़ी सालों पुरानी बात है, आई थिंक 20 ईयर्स तो हो ही गए होंगे। मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे, और हस्बैंड एंड वाइफ थे वो, और हस्बैंड को पोजेशन था, किसी तरह की एनर्जी थी उनके अंदर जो कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ था। एंड व्हेन दे केम दे लुक वेरी नॉर्मल, द हस्बैंड एंड द वाइफ बोथ लुक वेरी नॉर्मल। वो लोग आराम से बैठे, पानी वानी पिया और बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब उनकी वाइफ ने बताना शुरू किया कि ये किस तरह से एक्ट करते हैं, ये रात को शिवर करने लग जाते हैं, कभी कभी थोड़े से एलिवेट हो जाते हैं बेड से, और कुछ अजीब सा बोलते हैं, कुछ अलग सी लैंग्वेज बोलते हैं जो समझ में नहीं आती है। तो इस तरह से वो बताने लगी, तो मैं सुन रही थी एंड आई वाज लाइक कि ऐसा कैसे हो गया, कब से हो गया, लाइक मैं इस तरह से पूछ रही थी। तो एकदम से वो जो हस्बैंड बैठा हुआ था वो मुझे बहुत ज़ोर से घूरने लग गया, और ही सेड समथिंग, ही अब्यूज्ड मी, कुछ बहुत ज़ोर से उसने बोला, और वो थोड़ा सा कांपने लग गया। और जब वो कांपने लग गया तो मेरे आगे एक टेबल पड़ा हुआ था, एक सेंटर टेबल पड़ा हुआ था, एक्चुअली इतना बड़ा टेबल नहीं था, सेंटर टेबल था कांच का, वो पड़ा हुआ था, और वो ऐसे ऐसे करके हिलने लग गया। और उसके ऊपर यहाँ पर एक मेरा ऑल्टर बना हुआ था, मेरा ऑल्टर जो है वो ऐसे टेढ़ा करके मूव कर गया और सब मूर्ति गिर गई, और मेरा टेबल धीरे धीरे थोड़ा सा एलिवेट होने लग गया। एंड आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ? तो आई वाज आल्सो लिटिल स्केयर्ड कि अरे बाबा रे, ये क्या हो गया मेरे साथ में। एंड देन आई केम टू सेंसेस एंड आई स्टार्टेड चैंटिंग माय मंत्रास एंड आई स्टार्टेड इन्वोकिंग माय एंजल्स एंड ऑल।
और जब मैंने इस तरह से इन्वोक किया तो वो धीरे 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 करके वो टेबल नीचे आ गया। 2 मेरे क्रिस्टल्स टूट गए जो टेबल के ऊपर पड़े हुए थे, मेरी मूर्तियां टूट गई, लेकिन वो टेबल नीचे आ गया। एंड दैट मैन वाज लाइक हाफ कॉन्शियस एट दैट टाइम, उसको होश नहीं था, वो ऐसे करके इस तरह से पड़ा हुआ था। एंड देन उसके बाद में मैंने बात करने की कोशिश करी तो वो ज़्यादा बात नहीं कर पाया। फिर मैंने उनको, हस्बैंड एंड वाइफ को, घर जाने के लिए बोल दिया कि आप घर जाइए और फिर उसके बाद में हम इस केस के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे अभी तक याद है और अभी भी गूज़बम्प आ जाते हैं, बिकॉज मैंने हमेशा सोचा था, इस लाइन में होते हुए भी मैंने हमेशा ये सोचा था कि ये सब फिल्मों में दिखाते हैं, ये सामान उड़ के चला जाता है, जो ये नहीं होता, लेकिन ये मेरे सामने हो गया। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था। बट ऐसा भी होता है कि कभी कभी लोगों को वहम हो जाते हैं कि उनके साथ में कोई स्पिरिट है या उनके साथ में कोई डार्क एंटिटी है और उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है, और वो इतना ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं कि वो थॉट प्रोसेसेस ऐसे बना लेते हैं, थॉट एंटिटीज बना लेते हैं, और उन्हें सचमुच ऐसा लगने लगता है कि ऐसा हो रहा है, जबकि नहीं हो रहा होता। इस तरह का भी एक केस मेरे पास आया था। एक लड़का था 20-25 साल का, ऐसे ही कुछ होगा मेरे ख्याल से, 20-25 के बीच में कुछ एज थी उस लड़के की। वो अपनी मम्मी के साथ में आया था एंड द मदर वॉज ऑल्सो वेरी स्केयर्ड कि ये बहुत अजीब तरह से बात करता है, आंखें ऐसे टेढ़ी करके बात करता है और इसके अंदर कोई स्पिरिट आ जाती है। तो जब मैंने उसका ऑरा चेक किया और मैंने उसके चक्रास को चेक किया तो मुझे समझ में आया कि उसकी एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है और उसके साथ में बहुत सारी थॉट एंटिटीज बनी हुई थी। जब हम कुछ सोचते हैं तो उसकी एक एंटिटी बन जाती है, और जब हम वो बार बार सोचते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी बन जाती है, वो स्पिरिट की तरह, एंटिटी की तरह बिहेव करती है। तो इस तरह की एंटिटीज उसके साथ बनी हुई थी और उसका कुछ चाइल्डहुड इशू था, चाइल्डहुड अब्यूज का इशू था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज थी उसके अंदर। वो सारी चीज़ें मिलके उसके अंदर ये फियर आ गया था कि उसके अंदर एक स्पिरिट है, जबकि उसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं थी। उसका जो प्रोसेस था वो ये था कि उसको प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग की ज़रूरत थी और साथ में कुछ एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत, जैसे कि हम प्राणिक हीलिंग करते हैं, उसमें हम एंटिटीज़ रिमूव करते हैं, थॉट एंटिटीज़। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, नॉट इन फ्रंट ऑफ द बॉय, बिकॉज अगर मैं उस लड़के को बोलती कि आपके साथ में तो भूत प्रेत कुछ है नहीं, तो वो लड़का अपनी मम्मी को बोलता मुझे कहीं और ले चलो, इनको तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि उसका वो जो बिलीफ था वो बहुत स्ट्रांग था। तो मैंने उसकी मदर को अलग से समझाया, अलग से बुला के, कि आपके बेटे को ये साइकोलॉजिकल इशू हो रहा है, इसके ऊपर आपको साइकोलॉजिकली भी काम करना पड़ेगा और हम हीलिंग भी करेंगे एनर्जी वाइज, तब ये लड़का ठीक होगा। और जब हमने ये प्रोसेस शुरू किया तो 3 से 4 महीने के अंदर वो लड़का काफ़ी ठीक हो गया। और फिर उसके बाद मैंने उसको ऑरा डेवलप करना सिखाया, उसको मैंने उसकी एनर्जी पे काम करना सिखाया, उसको मैंने अपने चक्रास को बैलेंस करना सिखाया और वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया और आज की तारीख में बहुत अच्छी जगह पे एक एमएनसी में जॉब करता है और बहुत अच्छे से सेटल्ड है। तो इस तरह से भी हो जाता है कि जब हम सोचने लगते हैं कि हमारे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो हमें वैसा फील होने लग जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस वैसा बन जाता है। मैम, जैसे कि हम सामने क्रिस्टल बॉल देख रहे हैं और हमने बहुत ज़्यादा टीवी में भी देखा है कि इस क्रिस्टल बॉल से प्रेडिक्शन हो जाती है फ्यूचर की, क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? देखिए, ये जो कैपेबिलिटी है फ्यूचर देखने की या एनर्जीज को देखने की, ये क्लेरोवेंस होती है, ये आपके अंदर होती है। जिसके अंदर क्लेरोवेंस है वो क्रिस्टल बॉल में भी फ्यूचर देख सकता है, वो वॉल गेजिंग कर सकता है, वो मिरर गेजिंग कर सकता है। तो क्रिस्टल बॉल में हाँ आपको काफ़ी क्लैरिटी नज़र आती है, लेकिन ये आपको समझना होगा कि फ्यूचर तो देख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर हमेशा फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हम रोज जो कर्मा कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर चेंज हो रहा है। तो जो आपने देखा है फ्यूचर में वो भी चेंजेबल होता है, वो चेंज हो सकता है। तो इस वजह से फ्यूचर रीडिंग पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको गाइडेंस ले लेनी चाहिए कि अगर मैं इस तरह से आगे बढ़ूँ तो आगे क्या हो सकता है। मैम, जैसे हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे रिगार्डिंग, सबको मनी प्रॉब्लम होती है, किसी के पास ज़्यादा है उसको तब भी और चाहिए, किसके पास कम है तो उसको चाहिए मैम। तो ऐसा कुछ हमें उपाय या कुछ आप बता सकते हैं जिससे हम अपने व्यूअर्स को दे सकें कि मनी फ्लो आ जाए उनके पास? देखिए, मनी फ्लो के लिए तो आजकल सभी लोग कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला था कि मनी फ्लो अगर आपको बढ़ाना है, पहले आप पॉजिटिव हो जाइए पैसे को लेके, पहले उसे प्यार करना सीखिए, उसके बाद में आप और प्रोसेसेस कर सकते हैं। मैं आपको एक मुद्रा बता देती हूँ, ये कुबेर मुद्रा है।
ये मुद्रा आप मेंटेन करेंगे अगर, तो इससे आपका बेसिक चक्रा स्ट्रांग होगा, और अगर बेसिक चक्रा स्ट्रांग होता है तो मनी आती है। और इस मुद्रा के साथ में आप मंत्रा चैंट कर सकते हैं, कोई भी मंत्रा लक्ष्मी का, या फिर अगर आपको कोई मंत्रा नहीं आता तो श्रीम चैंट कर लीजिए। और अगर आप वैदिक मंत्रा चैंट नहीं करना चाहते हैं तो आप 888 ये आप रीड कर सकते हैं, ये आप चैंट कर सकते हैं, इससे मनी फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन मनी फ्लो तभी बढ़ेगा जब आप मनी को लेकर पॉजिटिव होंगे। मैम, इस मुद्रा को हमें व्यूअर्स को कितनी देर तक करना चाहिए? देखिए 5 मिनट तो मिनिमम ये मुद्रा करनी चाहिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। बेसिकली ये मुद्रा इतनी आसान है कि जब आप खाली बैठे हैं आप इस तरह से बैठ जाइए, इसे हैबिट बना लीजिए। जितना ज़्यादा आप इसे करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेसिक चक्रा स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। और मैम, अगर हम बात करते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, उसके लिए कोई अपने व्यूअर्स को अगर हम बता दें। देखिए प्रोटेक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा एनर्जी वर्क कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है फिर भी कर रहे हैं, तो कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, काफ़ी तरह की एनर्जी फ्लोट कर रही है। तो प्रोटेक्शन तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को वल्नरेबल नहीं रखना है। अगर आप डरेंगे तो आपके साथ होगा। अगर आप सोचते हैं कि वो इंसान मुझे देखता है तो मुझे नज़र लग जाती है, तो पक्का लग जाएगी, आप जो मर्जी प्रोटेक्शन कर लीजिए। तो पहले तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए, उसके बाद में आप प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि एक क्रिस्टल होता है ब्लैक टर्मोलिन, आप उसको पहन सकते हैं। ब्लैक कलर का क्रिस्टल होता है इस तरह का, इसके बैंड्स आते हैं, रिस्ट बैंड्स आते हैं, आप उसको पहन सकते हैं। आप प्रोटेक्शन के लिए आप साइकिक प्रोटेक्शन की चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे यहाँ पे साइकिक प्रोटेक्शन का कोर्स भी होता है, आप उसको सीख सकते हैं। और आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके आसपास में एक शील्ड है प्रोटेक्शन की। किसी भी भगवान को जिस पे आप बिलीव करते हैं उसके बारे में सोच के आप उनसे प्रे करके बोलिए कि मेरे आसपास में एक शील्ड है प्रोटेक्शन की, जिसमें से कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती है और मैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हूँ। इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब उनको तो आप ये सब नहीं सिखा सकते हैं, तो उनको आप एक छोटा सा एक फ्रेज सिखा दीजिए, आई एम द चाइल्ड ऑफ लाइट एंड ओनली लाइट कैन कम टू मी। अगर इसको रिपीट करेंगे वो, तो कोई भी चीज विच इज नॉट लाइट विल नॉट कम टू यू। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतनी ज़्यादा नॉलेज हमें दी रिगार्डिंग ऑकल्ट साइंसेज और प्रोटेक्शन को लेकर भी। सो हम आगे बात करेंगे और भी एपिसोड्स में रिगार्डिंग विचक्राफ्ट वगैरह के बारे में ही। श्योर। ASKofficials.com